हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी के दूसरे चरण की जो परीक्षा होने जा रही है 7 दिसंबर से, उसको लेकर बहुत सख्त निगरानी का सुनने में आ रहा है कि परीक्षा जो कराई जाएगी वो काफ़ी सख्त निगरानी में की जाएगी। तो इसको लेकर क्या कौन कौन सी निगरानियां हैं, कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में निगरानी रखी जा रही है, तीसरी आंख बोला जा रहा है। वैसे बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया था, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस इन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी किए हैं। तीसरी आंख की सख्त निगरानी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश के 28 जिलों के सभी 662 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार से लेकर परीक्षा कक्ष के चप्पे चप्पे पर इनके माध्यम से निगरानी होगी। इसके लिए बीपीएससी कार्यालय में एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें वरीय अधिकारी खुद ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ जिला मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पहले चरण की परीक्षा भी हमने सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की थी, इसमें इस पर और भी जोर होगा। हर परीक्षा केंद्र पर लगाया जाएगा जैमर। सभी 662 केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा। 662 केंद्र बने हैं आप सभी के परीक्षा केंद्र, ताकि मोबाइल या ब्लूटूथ का इस्तेमाल संभव नहीं हो। मोबाइल के परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने पर पूरी तरह रोक होगी और केंद्र अधीक्षक भी कीपैड वाला एक 3G मोबाइल सेट ही ले जा सकेंगे। यानी वहाँ पर जो इन्विजिलेटर, सुपरवाइजर ये होंगे, उनको भी कीपैड वाला फ़ोन ले जाने की अनुमति होगी। केवल अपीयरिंग कैंडिडेट्स नहीं दे पाएंगे परीक्षा। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपीयरिंग कैंडिडेट्स को बैठने का मौका दिया गया था, लेकिन दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया है। फॉर्म सबमिट करने के अंतिम दिन यानी 25 नवंबर तक जिनके पास परीक्षा में बैठने के लिए बीएड और डीएलएड जैसे प्रशिक्षण संबंधी योग्यता, स्नातक और पीजी जैसी योग्यता या सीटेट, एसटीईटी जैसी योग्यता या वांछित योग्यता थी, उन्हें ही बैठने का मौका दिया गया है। यानी इसमें अपीयरिंग जो टीआरई, जो बीपीएससी का टीआरई 1.0 था, उसमें अपीयरिंग स्टूडेंट्स को बैठने का मौका दिया गया था। यानी चाहे उनका रिजल्ट आया था या नहीं आया था, लेकिन उनका जो लास्ट साल था कोर्स को, जिसको वो कर रहे थे, चाहे बीएड था, बीटीसी था, जो भी था, और चाहे वो सीटेट में उन्होंने परीक्षा भी दी थी, उस समय सीटेट भी था, तो उनको तो मौका दिया गया था। लेकिन इस बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक शर्त के साथ अपीयरिंग को बैठने का था कि जिनके फॉर्म सबमिट करने के अंतिम दिन, फॉर्म सबमिट करने का अंतिम दिन था 25 नवंबर, तो जिनके पास परीक्षा में बैठने के लिए बीएड का ही संबंधित जितनी भी डिग्रियां थीं, योग्यता थी, उनमें बैठने का मौका दिया जाएगा। यानी 25 नवंबर तक भी जिनके पास इस चीज़ की, बीएड की, डीएलएड की, पीजी की, सीटेट की, एसटीटीएट की वांछित योग्यता थी, उन्हें ही बैठने का मौका होगा। यानी कि अगर आपने अपीयरिंग में थे और इनमें से डीएलएड, बीएड किसी का भी है, बीएड का 25 नवंबर तक अगर रिजल्ट आ गया तो आप परीक्षा में बैठ पाएंगे, अन्यथा सीधी सी बात आप नहीं बैठ पाएंगे। रोल नंबर और विषय का अब गोला भरना होगा। इसमें दूसरी एक और चीज़ है, थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए थे, हम आपको बता भी रहे थे। बीपीएससी टीआरई 1.0 से बीपीएससी टीआरई 2.0 में कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं। प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में कई अभ्यर्थियों द्वारा भूलवश सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले गोले में गलत विषय कोड भर देने के कारण ओएमआर शीट के मूल्यांकन में बहुत समस्या आई थी। इसे देखते हुए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में अब रोल नंबर और विषय को अंक में लिखने का विकल्प नहीं होगा। अब आपको उसमें अंक में लिखने का विकल्प ही नहीं दिया गया है। अब रोल नंबर, एक तो आपका हो गया रोल नंबर, और एक विषय को अंक में लिखने का विकल्प नहीं होगा। पहले अंक में लिखते थे रोल नंबर और ओएमआर शीट में हम उसे फिल करते थे, तो वो अब की बार नहीं होगा। अब केवल गोला भरना होगा। उसका केवल आपको वो जो है रोल नंबर जो है वो पहले से ऑलरेडी प्रिंट होगा, आपको बस उसका गोला भरना होगा। इस बार टाइम होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा। ये क्वालिफाइंग है, जैसे कि एक ही जैसे आप सबने परीक्षा दी और सभी के एक जैसे मार्क्स आ गए,
तो अब उसमें से किसको क्वालिफाइंग माना जाए। तो इस बार जो टाई होने पर इसको टाई बोला जाता है। पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में से आए अंक को पैमाना ने जो कि शुरू के जो 3 पोर्शन हैं उनमें अगर जिसके ज़्यादा नंबर है तो उसको दिया जाएगा, और विषय में समान अंक होने की स्थिति में अगर उनमें भी समान अंक हो जाते तो भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार माना जाएगा। तो जो भाग 1 में जिसके ज़्यादा है उसको आधार माना जाएगा क्वालिफाइंग का, और उसमें अधिक अंक आने वाले का चयन होगा। जिसके भाग 1 में ज़्यादा होंगे फिर उसको चयन में माना जाएगा। वहाँ भी समान अंक आने पर अगर वहाँ भाग 1 में भी समान अंक आ जाता है तो फिर क्या किया जाएगा, फिर किसका चयन किया जाएगा, तो उसमें फिर उम्र देखी जाएगी। उम्र भी समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का है ना कि हिंदी के अंक को आधार बनाकर मेधा सूची में जगह दी जाएगी और चयन होगा। यानी अगर ये सब चीज़ें टाई होने पर अगर मार्क्स आपके टाई होते हैं तो उसके लिए जो पैमाने इन्होंने बताए हैं कि शुरू के 3 भाग में देखा जाएगा। अगर 3 भाग में से किसी अभ्यर्थी के जिसके आगे हैं मार्क्स ज़्यादा हैं उसको ले लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी वो 3 भागों में भी टाई हो जाता है तो जो भाग 1 होगा उसको देखा जाएगा, जिसके भाग 1 में ज़्यादा होंगे उसको लिया जाएगा। लेकिन भाग 1 में भी अगर टाई हो जाता है तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, यानी जो उम्र में बड़ा होगा उसका चयन किया जाएगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो फिर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उन्हें लिया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि किसी का नाम ए से शुरू है और किसी का नाम एल से शुरू है तो ए वाले को लिया जाएगा, एल वाले को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका टाई होने पर चयन किया जाएगा। इस बार 10 जिलों में नहीं होंगे सेंटर, ये आपको पता है। 38 में से 28 जिलों में ही सेंटर आए हैं, और अगर आप देखना चाहें तो ये वो हैं जो जहाँ पर 10 सेंटर, जिन 10 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स नहीं दिए गए हैं। तो मेन चीज़ हम कवर करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। अब आगे देखते हैं। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 662 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 6.36 लाख लोगों ने जमा किए, 7.32 लाख आवेदन, लाना होगा न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक। तो अब हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूनतम अंक कितना लाना होगा। दूसरे चरण में जीएडी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक का पालन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी में 40%, पिछड़ा वर्ग में 36.5%। आप यहाँ देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स किस प्रकार से होंगे। ये देखना आप यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी में है उनका 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, जबकि SC ST महिला और दिव्यांग के लिए 32% क्वालिफाइंग अंक होगा। सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, जबकि SC ST महिला और दिव्यांगों के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क होगा। यहाँ पर परीक्षा शुल्क भी बता दिया गया है, और जो क्वालिफाइंग्स आपके न्यूनतम अंक होंगे वो भी बता दिए गए कितने % में होने चाहिए। तो इतने आपको लाने हैं, उनसे प्लस करके आपको तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें जो आवेदन की जो संख्या होती है वो भी बहुत डिपेंड करती है आपका क्वालिफाई करना एग्ज़ाम को, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करने के लिए जाते हो, जितने आवेदन मांगे गए उससे ज़्यादा आवेदन आए और उतने ही कैंडिडेट बैठ गए पूरे एग्ज़ाम में, तो समझिएगा कंपटीशन जो है वो टफ होगा। और कई बार होता है कि आप जितना वैकेंसी दिखाई आवेदन भी कम आए, और कई बार आवेदन जितने आते हैं उतना स्टूडेंट्स परीक्षा देने भी नहीं जाते। तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं कि फिर इसमें जो रेस होगी वो थोड़ी कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6.36 लाख लोगों ने जमा किए और 7.3 लाख आवेदन, यानी कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में 6,36,756 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया। इनके द्वारा 7,32,448 आवेदन जमा किए गए। पंजीकरण करवाने वाले लोगों में कई ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक श्रेणियों में, यहाँ पर भी ये बेनिफिट होगा क्योंकि ये संख्या आवेदनों की तो बढ़ गई, लेकिन एक ही कैंडिडेट ने कई जगह फॉर्म भरे हैं, जैसे कि श्रेणी प्राथमिक में भी भरा, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में भी आवेदन किया। यही वजह रही कि सबमिट आवेदन की जो संख्या है, पंजीकरण जो है वो 95,722 अधिक रही। तो ये इतनी ज़्यादा इसलिए है आवेदन की संख्या क्योंकि एक कैंडिडेट ने दो जगह एक्स्ट्रा उन्होंने भरा हुआ है। तो इसमें हमने जो वीडियो में मेन चीज़ें कवर की उनको एक बार हम आपको फिर से ब्रीफली बता देते हैं। पहला तो ये कि आपको इसमें जो निगरानी है समय में 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। दूसरा, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं
उनका अगर रिजल्ट 25 नवंबर तक आ गया था तो वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, अन्यथा वो परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए हैं। आगे है, सभी को बहुत जैमर लगा दिए गए हैं, बहुत निगरानी के साथ परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। जो रोल नंबर है और विषय है उसका अब केवल आपको गोला भरना होगा, उसमें आपको कोई पहले से ही रोल नंबर और विषय का जो है भरा हुआ आपको मिलेगा, केवल आपको गोला करना होगा। और मेन पॉइंट इसमें है टाई होने पर, आपको बताया उसमें और ज़्यादा डिटेल बढ़ जाएगा, वीडियो और बड़ा हो जाएगा। टाई होने पर किस प्रकार आपका चयन किया जाएगा, किसको लिया जाएगा अगर टाई हो जाता है तो। और आगे है कि जितने भी इसमें मूल्यांकन के थे, कैटेगरी थी कि कितने पर कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई माना जाएगा, वो यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे 2.5 घंटे। प्रश्नों की कुल संख्या को 120 से बढ़ाकर 150 करने के कारण परीक्षा की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। अब इसके लिए 2 घंटे की बजाय 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी अब आपके 30 मिनट और बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका थोड़ा समय आपको मिल गया है। प्रश्नों की कुल संख्या को 120 से बढ़ाकर प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। 120 से 150 आपके प्रश्न हो गए हैं। अवधि को भी बढ़ा दिया गया है, जो परीक्षा की अवधि है। अब इसके लिए 2 घंटे की बजाय 2 घंटे 30 मिनट आपका समय होगा। लेकिन आप इतना इसमें रिलैक्स मत होइएगा कि हमें तो 2.5 घंटे मिल गए। समय बहुत जल्दी से जाता है, इसलिए इसको जल्दी से अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि हमारा माइंड बहुत जल्दी से इस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। अरे अब तो 30 मिनट और हमको मिल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने भी बहुत परीक्षाएं दी है, बहुत जल्दी से समय जाता है, इसलिए इस चीज़ को इतना फोकस मत करिएगा। मेन चीज़ आपकी तैयारी, आप कितने पर क्वालिफाइंग करेंगे और अपियरिंग स्टूडेंट्स का है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के लिए, और जैसे ही इसके रिगार्डिंग नया अपडेट आता है हम आपको तुरंत बताएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।